जिसमें रिस्क कवर ज्यादा होता है उसमें क्या होता है, प्रीमियम मिलता है, उसमें ज्यादा ज्यादा प्रीमियम होता है। अब ये जो प्रीमियम है और जो ये कंपनी ले रही है ये प्रीमियम है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक प्रीमियम आता है, जैसे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम सुना होगा, सुना है? हाँ, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है कि जब आपका रिस्क कोई कवर करता है तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, जितना ज्यादा कोई रिस्क कवर करेगा आपको आपको उतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने सपोज मेरे कार का इंश्योरेंस कराया, और कार का जो इंश्योरेंस मैंने कराया सपोज वो जीरो डेट इंश्योरेंस था। जीरो डेट इंश्योरेंस क्या होता है, जिसमें आपको जब कोई भी डैमेज होता है कार में या आपकी जो भी व्हीकल है उसमें, तो आपका सारा का सारा रिस्क कवर होता है, मतलब आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं लगाना और पूरी गाड़ी वो ओके करके देंगे। दिस इज कॉल्ड जीरो डेट इंश्योरेंस, ठीक है। यानी उसमें वो डेप्रिशिएट नहीं करते उसको, जो कार होती है ना उसको डेप्रिशिएशन उसको चार्ज नहीं करते। दिस इज कॉल्ड जीरो डेट इंश्योरेंस। जब डेप्रिशिएट ही नहीं होगी तो उसकी वैल्यू 100% रहेगी, ठीक है जी। अभी लेकिन तो वहां पे प्रीमियम का मतलब होता है टू कवर माई रिस्क आई एम गिविंग सम प्रीमियम टू द कंपनी। अपने रिस्क को कवर करने के लिए मैं कंपनी को कुछ क्या दे रहा हूँ, प्रीमियम दे रहा हूँ। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट, यानी कुछ अमाउंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रीमियम, ओके। अब ये प्रीमियम क्या है, ये प्रीमियम है जब किसी कंपनी की हाई रेपुटेशन होती है। क्या होती है? हाई रेपुटेशन, ठीक है जी। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी की वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छी है, लोग जानते हैं काफी, मतलब लोगों के रिस्पांस काफी अच्छे आए हैं मेरी कंपनी को लेके। और मुझे लगता है कि जब मैं इसके शेयर इशू करूंगा तो ये मतलब अच्छी खासी सब्सक्राइब हो जाएगी। तो मैंने अपना जो शेयर इशू किया वो 10 रुपए फेस वैल्यू थी, माई फेस वैल्यू इज ₹10, ठीक है जी। और मेरी जो शेयर कैपिटल होती है वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी। क्या कहते हो? शेयर कैपिटल किससे बनती है, प्रीमियम से बनती है, फेस वैल्यू से बनती है? फेस वैल्यू से। यस, तो मान लीजिए 20,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने रुपए हो गए जी हमारे? 2 लाख। 2 लाख रुपए मेरी शेयर कैपिटल हो गई, लेकिन इस शेयर को मैं 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, प्लस ₹2 प्रीमियम। प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है। तो भाई ये 10 रुपए की चीज आपको कितने में मिलेगी? 12 में मिलेगी। भाई जो चीज जिसकी ज्यादा डिमांड है उसको क्या मिलता है, वो हाईली मतलब कॉस्टली हो जाती है ना थोड़ी सी, डिमांड सप्लाई। हेलो भैया। हाँ बोलो। भैया इसमें लिखा आ रहा है पंकज सिंह है स्क्रीन शेयरिंग। हाँ तो स्टार्ट कर दिया है मैंने स्क्रीन शेयरिंग तो। भैया फिर मतलब ब्लैक स्क्रीन तो मेरी ब्लैक आ रही है, नेटवर्क स्लो होगा तेरा। नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपके। आप एक काम करो, क्या बोलते हैं श्रवण, आप दोबारा ज्वाइन करो मीटिंग, ठीक है भैया। ठीक है। और उस पर टैप करना जो स्क्रीन शेयर वाला होता है उस पर टैप करना। तो जी 2 लाख रुपए मेरी कैपिटल होगी, लेकिन आप मेरे को बताओगे मेरे को टोटल पैसा, टोटल मनी कितनी रिसीव होगी? टोटल मनी कितनी रिसीव होगी? 2,40,000। 2,40,000। यस, इट विल बी ₹2,40,000। कैसे होगी? क्योंकि माय नंबर ऑफ शेयर इज 20,000, ₹12 पर शेयर, तो 12 एग्री। अच्छा, इस 2,40,000 में से कितना पैसा शेयर कैपिटल फॉर्म करेगा और कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा? 2 लाख 2 लाख का शेयर शेयर कैपिटल और 40,000। So this will transferred into the share capital and this will be transferred into the security premium account. मैं security premium account वर्ड यूज कर रहा हूँ, अभी तक मैं security premium reserve वर्ड यूज कर रहा था, है ना। वो अकाउंट क्या हुआ वो बताता हूँ मैं, ठीक है जी। पहले रिजर्व यूज करते थे, बाद में उसको अकाउंट के नाम से बोलने लगे हैं, ठीक है। तो कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स आई हैं। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, ओके। अभी अभी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ठीक है जी। आप इसको पढ़िए और समझिए कि अच्छा मैंने ये भी बताया था आपको कि आपकी बैलेंस शीट की फॉर्मेट याद है आपको? बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेरे को बताएगा, कौन बताएगा? मेरे को ज्योति बताएगी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे शुरू होती है बैलेंस शीट। बताओ ज्योति, सबसे पहले क्या होता है? बोल गया ज्योति। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो। इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट में शेयर्स होल्डर्स फंड।
ए नंबर आता है शेयर होल्डर फंड, सॉरी 1 नंबर आता है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके बाद क्या आता है जी, फिर ए पॉइंट आता है पहले। हाँ इसमें क्या आता है फिर, शेयर कैपिटल, ओके, और उसके बाद क्या आता है बी पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। देख के बता रहे हो, और चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए फिर उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैंने बताया था आपके जो सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस की अंडर आते हैं। तो हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, मैं किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बी की पार्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रिजर्व्स, सॉरी ये नोट नंबर 1 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बनेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मेरा कितना है जी, ये है 40,000 रुपये, और बस इस पे बंद कर दूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा नोट नंबर 1 से मेरा 40,000 रुपये क्या हो गया मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने क्या बनाया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल उसके अंदर आता है, फिर उसके अंदर फिर उसके बाद आता है जी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैलकुलेशन कहाँ पे करूंगा मैं, नोट्स टू अकाउंट में करूंगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैलकुलेशन जब करूंगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आती है, जो भी आपके रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है। तो हमने सिक्योरिटी, हमारे पास ना तो प्रॉफिट है ना रिजर्व है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो हमने डाला सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000, तो यही हमारा टोटल क्या हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी। सर शेयर कैपिटल में भी डाल ही दो। चलो शेयर कैपिटल का भी वर्किंग करेंगे, फिर ऑथराइज है नहीं हमारे पास, इशूड हमारे पास है नहीं, सीधी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, मान लो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, तो सीधा सब्सक्राइब एंड फुली पेड इशूड होगी तभी तो सब्सक्राइब होगी, यस। तो हम लिखेंगे जी इशूड सब्सक्राइब फुली पेड अप कितनी है, 2,000 शेयर इंटू 10 रुपए, 20,000 शेयर इंटू 10 रुपए, 2 लाख। तो ये नोट नंबर मान लो 2 मान लो इसको, तो ये आ जाएगी जी आपकी 2 लाख। तो ऐसे करके आपका शेयर कैपिटल भी बन जाएगा जी 2 लाख। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। नहीं सर। ओके वेरी गुड। तो अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो जो मैंने कराया वही है, देखिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ, आपको समझ आएगा। कह रहा है व्हेन ए कंपनी इशूज ए शेयर एट अ प्राइस व्हिच इज अबव इट्स फेस वैल्यू, मतलब किससे ऊपर है वो प्राइस, फेस वैल्यू से ऊपर है। जैसे फेस वैल्यू 10 रुपए है तो वो 12 रुपए में, 11 रुपए में, 13 रुपए में, 15 रुपए में, तो फेस वैल्यू से जो ऊपर में इशू करती है वो इट इज सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम। तो ये कहा जाएगा कि वो कैसे इशू किया गया है, प्रीमियम पे इशू किया गया है। जैसे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ द शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड एट 12, 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया, तो इसका मतलब 2 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ठीक है जी, तो 2 रुपीज विल बी प्रीमियम ऑन शेयर, and this is there is no legal restriction, very good, there is no legal restriction on issue of share at premium। शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो क्या, आप बताओ आप, नहीं। क्यों, कौन सा सेक्शन मना करता है, और आपको मैंने बोला भी था, याद भी करवाया था, लाइन बाय लाइन पढ़ाया भी था। 42 गलत गलत, कौन बताएगा, 46, 65 गलत, 47, गलत, 48 सही क्या? नहीं तुम क्यों मारो, सीबीएसई वाले नहीं बताएंगे कोई भी, कसम खा ली हमने नहीं बताएंगे, बोला करो यार तुम भी। अरे रुक जाओ सर, मेरे सुनो। कोई ये चेक 65 गलत है, 68, और मारो, 55 सर, कौन सा बोला, 64 उससे पहले क्या बोला था, 64 से पहले, 54 55 हाँ 55 किसने बताया है, सिमरन। सिमरन, 54 है सर मेरे ख्याल से तो। 54 में वो कौन सा था, 54 है। 54 में वो था आपका जो वो था स्वेट इक्विटी, लगा रही है तो अरे 54 में स्वेट इक्विटी था, याद है, भूल गए, क्या कह रहे दोबारा कहना सर। सेक्शन 54 में तो स्वेट इक्विटी शेयर था जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। अच्छा हाँ, नहीं हाँ। ऐसा
आप याद करो, आप भूल गए भाई। ठीक है, ओके। याद आ गया? नहीं देखेंगे बाद में। अच्छा ये रुक जाओ, मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 55 है, 53 है। सर स्वेट शायद से 55 था। नहीं, स्वेट तो 54 था, वो सही है एकदम। स्वेट इक्विटी शेयर कितना था? स्वेट इक्विटी शेयर, इसका सेक्शन क्या था? 54। यानी ये क्या कह रहा था कि इनको डिस्काउंट पे इशू क्या कर सकते हैं ना स्वेट इक्विटी को, तो हाँ इन्हें कर हाँ कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 53 जो है ना, सेक्शन 53 इससे पहले वाला जो है, वो क्या कहता है कि कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। हाँ ये ठीक है, सेक्शन 55 तो प्रेफरेंस शेयर के लिए था। हाँ 55 वो अलग है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। देखो पहले जनरल जनरल बात आती है, उसके बाद एक्सेप्शन आता है। तो जनरल बात क्या है? जनरल लॉ क्या है कि किसी भी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका एक्सेप्शन अगले सेक्शन में दिया हुआ है। वो क्या है जी कि सिर्फ एक स्वेट इक्विटी शेयर ऐसा है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। ठीक है जी, तो आप याद रखना ये वाली जो सेक्शन है ना 53 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है नहीं। तो बच्चा पूछता है यहाँ पे कई बार कि सर ये बताइए कि यहाँ पे प्रीमियम पे इशू करने पे कोई लिमिट ही नहीं, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना भी प्रीमियम दे सकते हो, लेकिन डिस्काउंट पे क्यों नहीं? तो अब मैं अपने दिमाग से बताऊं यार, नहीं ऐसा ही होता है, ऐसे बोलूं उसको, या ये बोलूंगा कि भाई क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 53 जो है वो क्या लगाता है इसके ऊपर? रेस्ट्रिक्शन लगाता है। कि कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया, प्रोहिबिशन लगाया है? रेस्ट्रिक्शन। तो अगर ये प्रोहिबिशन होता तो क्या फिर सेक्शन 54 कहता है सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं? नहीं। हाँ, तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है उसको कभी भी नहीं कर सकते आप, कोई भी शेयर नहीं इशू हो सकता डिस्काउंट पर। लेकिन इसने रेस्ट्रिक्शन लगाया है। रेस्ट्रिक्शन में क्या बोला है कि हाँ एक शेयर को छोड़ के बाकी सारे पे रेस्ट्रिक्शन है। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है कि कोई तो हो सकता है, बाकी नहीं होंगे। तो कोई में कौन सा आ गया फिर? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर, वेरी गुड। तो स्वेट इक्विटी शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सेक्शन 54 कहता है, लेकिन 53 में जो जनरल रूल है वो क्या है? डिस्काउंट पे यस, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। जनरल रूल कहता है कि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। एक्सेप्शन कहता है सेक्शन 54 में स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। अच्छा, प्रीमियम पे कोई लिमिट है? कितना प्रीमियम देना चाहिए, मतलब कंपनी कितना प्रीमियम लगाती है? नहीं। हो सकता है 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रखा है, ऐसा भी होता है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, लेकिन कितने पे इशू कर रखा है? 100 रुपए पे, 100 रुपए प्रीमियम लगा के, तो 110 रुपए में इशू कर दिया, क्योंकि देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन द इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू करने में कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कानून की तरफ से कोई मनाही नहीं है। तो ए प्रीमियम ऑन शेयर इज ए कैपिटल प्रॉफिट। अब देखिए ऑब्वियसली शेयर इशू करना कौन सा शेयर्स जो है वो मेरी कौन सी मतलब वो है, वो एक्टिविटी है, कैपिटल नेचर की एक्टिविटी है ना। क्योंकि शेयर इशू करके मैं क्या अपना क्या जनरेट करता हूँ? कैपिटल जनरेट करता हूँ। तो इशूइंग ऑफ शेयर इज ए कैपिटल नेचर एक्टिविटी एंड एनी प्रॉफिट ऑन सच इशू इज कॉल्ड दी व्हिच प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल नेचर प्रॉफिट, वेरी गुड। तो यानी कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो कौन सा नेचर का प्रॉफिट होता है? हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, वेरी गुड। अच्छा, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड वाला सिक्योरिटी है क्या है? ये मैंने 11th में बताया था आपको। इसको सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कोलेटरल टाइप। हाँ ठीक है, समझ गए ना आप। सिक्योरिटी मतलब क्या है यहाँ पे? शेयर है। हाँ, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे शेयर और डिबेंचर है। शेयर को सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। यस। प्रतिभूति हिंदी में बोलते हैं, प्रतिभूति, ठीक है। जो आप वो पढ़ते ना सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति निगम, ऐसे कुछ है क्या? ऐसे है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब वो सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर, ठीक है जी। जो इक्विटी शेयर वगैरह है उनको बोलते हैं आप सिक्योरिटी। तो उससे यानी शेयर पे जो प्रीमियम आया उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है एंड नॉट ए रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। एंड एज सच मस्ट बी क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट कॉल्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और इसलिए उसको कहाँ पे एक अलग से अकाउंट में डालना पड़ा है। क्या इस प्रॉफिट को उठा के पीएनएल में जोड़ दूं मैं? नहीं। पीएनएल में इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं पीएनएल में नहीं जोड़ सकता, क्योंकि
P&L का मतलब है जो कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, दिस इज माय कैपिटल नेचर प्रॉफिट, इसलिए मेरे को अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, क्लियर है? Yes, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। इट मस्ट बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट, और इसको अलग से बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। बताइए कौन सी हेडिंग के अंदर दिखाओगे? Reserve and surplus. अब जब पूछता हूँ ना मैं कि कौन सी हेडिंग में बताओगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है, Equity and ऐसा था, तो ऐसा था। Equity and liability, shareholder fund का reserve and surplus. हाँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस उसके अंदर दिखाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा, विच सब हेड। तो जब वो बोलेगा ऑन इन विच सब हेड, तो आप बोलोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और जब वो बोलेगा इन विच मेन हेड, तो आप बोलोगे जी मेन हेड कौन सा है बताओ? शेयर होल्डर्स, equity and नहीं शेयर होल्डर्स फंड है। अरे इसके हिसाब से शेयर होल्डर फंड के सब हेड है ना ये, तो मेन हेड ये हुआ। ओके, यस बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा सीबीएसई में कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है जी? 4 नंबर का आता है, बहुत इजी होता है, बस यही बताना होता है कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग के अंदर आता है, 4 नंबर फ्री के, तो वो यहीं से समझना पड़ेगा आपको। चलिए अब एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर्सेस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यूज करते थे पहले, लेकिन अब क्या आ गया है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। तो कह रहा है सेक्शन 52(1) जो है ना कंपनी एक्ट का 2013 का, amount of the premium received should be credited to security premium account, whereas schedule 3 of the companies act 2013 have given head security premium reserve. So students may use either of the two terms while making the journal entry. अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो सेक्शन 52(1) है कंपनीज एक्ट 2013 का, देखिए दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो सेक्शन के हिसाब से चल रही है सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, और एक है आपका शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट है ना, तो कह रहा है जी शेड्यूल 3 जो है वो कहता है कि आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर दिखाओगे, ठीक है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर दिखाओगे, और सेक्शन 52(1) कहता है कि आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में दिखाओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में दिखाओगे। तो हम अब ये दोनों है तो ये सेम ही लो ना, तो हम दोनों में से किसी को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन दे दिया गया कि आप या तो ये यूज कर लो या यूज कर लो, दोनों ही ओके है। ओके, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी फिलहाल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करो, जब सीनियर क्लासेस में जाओ तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करना, ठीक है? चलिए, तो अभी देखते हैं सेक्शन 52 क्या है। अभी 52(1) समझ लिया हमने, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 समझ लिया, अब सेक्शन 52 सबसेक्शन कौन सा है? सेकंड। तो देखो अब आपको सेक्शन 52 भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, 53 में समझ में आ गया क्या था, रेस्ट्रिक्शन थी शेयर को डिस्काउंट पे इशू करने में, सेक्शन 54 भी समझ में आ गया, स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, तो ऐसे याद हो जाते हैं धीरे धीरे। देखिए सेक्शन 52(2) में कंपनीज एक्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बी यूज्ड ओनली फॉर, अब बता रहा है कि जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने इकट्ठा किया है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से किसी भी काम में इसको इस्तेमाल कर लो, अभी चाय मंगानी है चल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पैसा निकाल लें, अरे वो आ गया थोड़ा सा चखना वखना मंगाना है, वो कह रहा ठीक है जी लिया पैसा निकाल लो, ऐसा नहीं है। या आपको कोई भी बिल्डिंग खरीदनी है, कोई लॉस को राइट ऑफ करना है, तो रेवेन्यू नेचर का लॉस है आपने उससे उठा के राइट ऑफ कर दिया, ठीक है? ऐसा आप नहीं कर सकते हो, आपको सेक्शन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से आपको बताया गया है कि आपको कैसे इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है। तो वही बता रहा है जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मे बी यूज्ड ओनली फॉर, देखिए ओनली बोल दिया ना इसने, ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है जी? अब वो फॉलोइंग पर्पस क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पता है ना? एक दो एग्जांपल देना प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में होते हैं। एक दो एग्जांपल तो दो। आरओसी के पास लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में जो आरओसी का खर्चा, जो लीगल काम होते हैं उसका खर्चा, ठीक है? ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर कराने की जो ड्यूटी पे करनी पड़ती है वो ड्यूटी का खर्चा, ठीक है? बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है प्रिलिमिनरी बुक्स, वो खर्चा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका खर्चा,
ओके, तो इसलिए उसको उस खर्चे को राइट ऑफ। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, प्रीमियम एक्सपेंसेस को कब राइट ऑफ किया जाता है, कब राइट ऑफ किया जाता है, किस साल में? इस साल कंपनी शुरू होती है। अच्छा और बताओ कोई, आप लोग भूल नहीं, गए। 1 साल खत्म होने के बाद। अच्छा वो कह रहा था भाई आप भूल गए हो, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस विल बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे अकर, जिस साल में वो अकर होते हैं उसी साल के प्रॉफिट से उनको या उसी साल में उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से की जरूरत से ही हो सकता है या किसी और से भी हो सकता है, अगर वो नहीं है तो? किसी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए पहले वे इससे करेंगे, अगर ये कम पड़ जाएगा फिर हम जो हमारा रेवेन्यू नीचे का प्रॉफिट है उससे करेंगे। यस वेरी गुड। और कौन से साल का, जिस साल ये खर्चे अकर हुए उसी साल के रेवेन्यू नीचे के प्रॉफिट से, यानी रिजर्व उठा के कर दिया खत्म, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, उसी साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। अब मैं ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिख रहा हूँ बार बार यहाँ पे वर्ड आ रहा है, आप लोग ना पूछते नहीं हो क्वेश्चन, ये पहले भी लाइन आई थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लेकिन आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्या हो गया, स्टेटमेंट कैसे है ये, अकाउंट क्यों नहीं है ये? अब आपको स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस पता है ना? हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्यों बोल रहा है बार बार, पी एंड एल क्यों नहीं बोल रहा है, खाली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्यों बोल रहा है, तो बता सकता है मेरे को? अब आप क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने शेड्यूल 3 खोल के नहीं देखा है। जब मैं कुछ चीजें बताता हूँ और कुछ चीजें रह जाती है तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ना मेहनत किया करो कि सर ने ये जो बताया था ये क्या था, शेड्यूल 3 बता दिया, शेड्यूल 3 में पी&एल और बैलेंस शीट है वो बता दिया, अब मैं देख तो लूँ कम से कम एक बार खोल के बैलेंस शीट और पी&एल बनती कैसी है उसमें, मैंने आपको बोला भी था वो बना लेना, उसके बाद आपने सिर्फ बैलेंस शीट देखी, पी&एल देखा ही नहीं, तो आज ये चीज पी&एल भी देख लेना, ठीक है? तो पी&एल जो होता है ना वो अकाउंट नहीं होता, इसमें स्टेटमेंट की तरह बनता है, ठीक है? जो कंपनीज एक्ट में पी&एल अकाउंट की तरह नहीं बनता, कैसे बनता है, स्टेटमेंट पी&एल भी वर्टिकल बनता है सर इसमें? जी पी&एल भी इसमें वर्टिकल बनता है, ठीक है? और वर्टिकल बनता है तो अकाउंट हो सकता है क्या वो? नहीं। अरे वो वर्टिकल बनता है क्या वो अकाउंट हो सकता है फिर? नहीं। क्योंकि जब वो वर्टिकली बन गया तो उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड है कहीं? नहीं। और जब लेफ्ट साइड नहीं है और राइट साइड नहीं है तो मैं बोलूंगा कि लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है अकाउंट में, यही होता है ना? नहीं। हाँ। लेकिन उसमें तो लेफ्ट राइट है ही नहीं, उसमें तो सीधा वो बना रखा है वर्टिकल, तो इसलिए वो क्या है कि स्टेटमेंट है, इसलिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो कोई भी शब्द यहाँ पे आता है, कोई भी पॉइंट आता है ना, तो वो आपको कुछ नया लग रहा है तो पूछ लो आप मेरे से, अगर आप नहीं पूछोगे बाई चांस मेरे दिमाग से भी स्ट्राइक नहीं हुआ तो देखो उस दिन निकल गया था, आज पकड़ में आ गया तो मैंने बता दिया आपको, है ना? तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, इतने सारे बच्चे को किसी ना किसी के दिमाग में तो आएगा कि ये क्या है, पूछ लिया करो। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करते हैं, सबसे पहले तो प्रायोरिटी होती है कि रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, अगर वो अवेलेबल नहीं है उस साल तो उस साल के उसी साल के जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उससे राइट ऑफ, ठीक है जी? चलिए आगे। तो पहले इस्तेमाल सबसे पहले यानी प्रीमियम एक्सपेंसेस को पहले राइट ऑफ किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद और किसको राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, एक्सपेंसेस को, कमीशन को, डिस्काउंट को, कौन से वाले डिस्काउंट और कौन सा वाला कमीशन और कौन से वाले खर्चे जो किसमें हुए हैं, शेयर और डिबेंचर इशू का। अभी देखें, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, कैपिटल नेचर। capital. So issuing of share and debenture is a capital nature activity because by issuing of share and debenture, what do you collect? Your capital. What do you raise? Your capital. So it is a capital nature activity. Hence, इस पे जो भी खर्चा होगा, जो भी फायदा होगा, जो भी नुकसान, कमीशन देना पड़ा आपको, कमीशन किसको दोगे? कमीशन का कैसे आया? चलो डिस्काउंट तो समझ में आ गया कि भाई डिबेंचर है, देखो शेयर को तो डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते, अब आपको ऐसे समझना है, आप लोग नहीं पूछ रहे बार बार, कह रहा है शेयर और शेयर वगैरह को इशू करने में, डिवेंचर को इशू करने में किस पे, डिस्काउंट पे, कमीशन पे, एक्सपेंस पे, तो अब ये डिस्काउंट बढ़ाया तो आपको ये बोलना चाहिए था सर यहाँ पे शेयर को डिस्काउंट पे कैसे इशू कर रहा है, वो तो मना कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, डिवेंचर के लिए इस्तेमाल, ठीक है जी? ओके ठीक है।
ओके, एक्सपेंस दोनों के लिए यूज हुआ है क्योंकि शेयर और डिवेंचर दोनों को खर्च इशू करने में खर्चा होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना शेयर इशू एक्सपेंसेस, याद है ऊपर 4000 रुपए का पिछले क्वेश्चन में, यस जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ना हमने 4000 वाला। यस, तो एक्सपेंस दोनों में होता है। तो ये जो खर्चा हुआ है क्योंकि कैपिटल नेचर की एक्टिविटी करने में खर्चा हुआ है, इसलिए खर्चा भी कौन सा है, कैपिटल नेचर का है। अच्छा, दूसरा ये कमीशन कहाँ से, चलो डिस्काउंट समझ में आ गया, डिवेंचर के इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है। फिर ये कमीशन कहाँ से आया, अब ये दिनेश आपने उस दिन अनजाने में बताया था मेरे को, याद करो, आपने एक नाम लिया था और फिर मैंने बोला था नहीं, क्या था वो, कुछ एक शब्द बोला था। हाँ वो क्या कहते हैं जो बंदा था, हाँ सही अरे बोले, अंडरराइटर। वेरी गुड, अंडर राइटर। अभी आपकी क्लास में पूरी 12th में इसका जिक्र ही नहीं होगा, फिर जब आप ग्रेजुएशन में आओगे तो आपको पता चलेगा ये अंडर राइटर भी कुछ चैप्टर होता है, और इस चैप्टर को करते करते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर क्या है। फिर आप कहोगे यार कभी 12th में तो पढ़ा नहीं हमने ये अंडर राइटर क्या है। तो अंडर राइटर का यूज होता है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये आ रहा है लेकिन इनडायरेक्टली आ रहा है अंडर राइटर, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अंडर राइटर होते कौन। अब देखिए अंडर राइटर, अंडर राइट मतलब क्या होता है, जैसे आई अंडरटेक या आई अंडर राइट। आई अंडरटेक मतलब मैं शपथ लेता हूँ, अंडरटेकिंग यही होती है ना। हाँ, तो अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि मैं शपथ लेता हूँ, और अंडर राइट का मतलब होता है कि आई राइट इट टू बी, जो भी मेरे को करना है। सपोज मेरे को एक बात बताओ, कंपनी 6 साल तक कंपनी ने तैयारी करी किसको लाने की, आईपीओ लाने की। आईपीओ क्या होता है, अब भूल गया आप। आईपीओ उस दिन ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दिखाया था, आईपीओ बताया था लास्ट में, फिर मैंने कहा था आईपीओ मतलब ये होता है। खैर कोई बात नहीं। वो पब्लिक को जो ऑफर करते हैं वो, हाँ, इनिशियल पब्लिक पब्लिक ऑफर, ऑफर। इनिशियल ठीक है। पब्लिक ऑफरिंग, ऑफर बोल दो आप बस। तो जब भी पहली बार मार्केट में, पहली बार कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, अभी ये शेयर इशू हो रहा है ना, लेकिन शेयर इशू होगा कैसे, आईपीओ आएगा पहले, ठीक है, न्यूज आएगी पहले कि इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। जैसे जियो की न्यूज आ रही है कि जियो का क्या आने वाला है, आईपीओ आने वाला है, यानी जियो कंपनी पहली बार मार्केट में क्या इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, यानी जनता से वो क्या करना चाहती है, पैसे इकट्ठा करना चाहती है, कैपिटल फॉर्म करना चाहती है। तो अभी एक बात बताओ, शेयर का कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%। वेरी नाइस। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90%। लेकिन कंपनी ने 6 साल तैयारी करी आईपीओ लाने के लिए, क्योंकि आईपीओ ऐसे नहीं है मुंह उठाया रात को सोए सुबह सपने में देखा आईपीओ लाऊंगा, उठे सुबह आईपीओ डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। कई कई साल लग जाते हैं, 6-6 8-8 साल लग जाते हैं कंपनी को मार्केट में, क्योंकि जनता से पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट आपको, आपके गले को पूरी तरह से पकड़ के रखी हुई है